Good evening to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की जो हमारी यह सेशन है ये किस पे चल रही है? 69th पीपीएससी पे चल रही है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। ये क्या है? एग्जाम की आपकी तैयारी के लिए है और मैंने कहा था कि लाइव क्लास स्टार्ट होगी, डेफिनेटली होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी लाइव क्लास को लेकर के, तो वो आपकी एक दो दिनों में अभी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी और लाइव क्लास आपकी एज ए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं जो क्लास की बात करते हैं, तो इसमें 69 बीपीएससी का आज का जो सेशन आप देख रहे हैं उसमें क्या है, साइंस के एमसीक्यूज दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस, है ना। तो आपके वीक में क्या होंगे, 3 दिन साइंस का और 3 दिन हिस्ट्री का होगा। बिहार की हिस्ट्री लेकर के चल रही हूँ, तो 3 दिन बिहार की हिस्ट्री और 3 दिन आपकी साइंस की क्लास होगी। ओके, तो आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे साइंस का सेक्शन रहेगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोग और जान लें कि ये तो बात हो गई साइंस को लेकर के, लेकिन साइंस हम लोग हिस्ट्री, साइंस और बिहार की करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग क्यों लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि यही वो सेक्शन है जो आपके प्री को क्वालिफाई करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। ओके, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट एंड आपका साइंस, ये 4 पोर्शन को बिल्कुल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन 4 पोर्शन पे ध्यान दीजिए। प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, और प्री के केवल क्वालिफाई करना है, उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा अचीव नहीं करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं और आज के हमारे इस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन है साइंस के। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? सबसे पहले सवाल तो करते क्यों है, यूज क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों, इससे क्या होता है? क्योंकि जो फ्यूज जो होती है उससे क्या होता है कि हमारी जो डिवाइस जुड़ी हुई है, ठीक है, उसको सेफ्टी के लिए होता है। तो ये तो एक बहुत कॉमन सा एक जो समझ में आना चाहिए कि फ्यूज का क्या यूज है। ठीक है, अगर फ्यूज उड़ गया तो चलो बाकी जो डिवाइस हैं, जो आपकी चीजें हैं वो क्या है, बची रह जाती हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई डिवाइसेस हैं वो सभी सही रहेंगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या दिया हुआ है। विद्युत प्रवाह के लिए सर्किट को पूरा करने हेतु, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है विद्युत धारा अविरल बहाव के संकेत हेतु, बिजली बंद होने पर सर्किट को तोड़ने हेतु। ओके, बिजली बंद होने पर। फोर्थ है जब सर्किट से अत्यधिक धारा बहती है तो सर्किट को तोड़ने हेतु। ओके, एंड फोर्थ है फिफ्थ है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज पे हमें फोकस किस पे करना है? फ्यूज पे। तो फ्यूज का एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां से क्वेश्चन बनता है, इसका क्या होता है, निम्न गलनांक होता है। ठीक है, इसका गलनांक जो होता है निम्न होता है, निम्न इसका गलनांक होता है। ठीक है, निम्न गलनांक होता है, जिसके कारण होता क्या है, जब विद्युत की धारा, ठीक है, जब अत्यधिक धारा बहती है तो ये क्या होता है, गलनांक निम्न होता है। और इसमें जो तार का टुकड़ा है, जो गलनांक निम्न होता है उसको तार का टुकड़ा, फ्यूज में क्या होता है, एक तार का टुकड़ा लगा रहता है। जब अत्यधिक धारा बहती है तो वो तार का टुकड़ा क्या होता है, गर्म होकर के पिघल जाता है और वो क्या करता है, ये सर्किट को तोड़ने, तो फिर सर्किट को तोड़ देता है। ठीक है, सर्किट को, यानी ये फ्यूज उड़ जाती है। हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी घर में बोलते हैं लगता है फ्यूज उड़ गया होगा, जब सभी लाइट्स, फैन स्विच ऑफ वगैरह सब हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लगता है फ्यूज उड़ गया होगा। तो वही फ्यूज उड़ना होता है कि जब अत्यधिक धारा यानी जब करंट उसमें आ जाता है तो वो क्या करता है, फ्यूज की तार बहुत पतली होती है, तार का टुकड़ा ही तो होता है। घर में सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके घर का फ्यूज खोल के देखिएगा। ठीक है, चलिए खराब मत कर दीजिएगा, खोल के देखना है। तो उसमें क्या करता है, फिर वो उसको पिघल जाता है धारा बहने से। जब ज्यादा धारा उसमें आएगा तो क्या होगा, गर्म होकर के पिघल जाता है एंड फाइनली क्या होता है, वो सर्किट को तोड़ देता है और आपकी जो डिवाइसेस है, घर की जो जितने भी वायरिंग वगैरह, वो सेफ हो जाती है। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है किस लिए? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब सर्किट से अत्यधिक धारा बहती है तो सर्किट को तोड़ने हेतु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। वॉशिंग मशीन सभी के घर में है, ठीक है, किसी के घर में नहीं भी है तो उसके लिए भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन देखा सबने है। और आज का जो जमाना है, यूट्यूब पे हर जगह कहीं ना कहीं आपको, ऐसा नहीं कि डिवाइस से अवगत तो नहीं है, अवगत तो है। ठीक है, चलिए तो इसका सिद्धांत किस पे काम करता है? परासरण, विपरीत परासरण, केंद्र परासरण। ओके, और दूसरा है डायलिसिस एंड फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पे काम करता है? तो ये केंद्र परासरण या सेंट्रीफ्यूगेशन या इसको और क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल भी बोला जाता है वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो इसका काम क्या करता है, ये क्या करता है, वॉशिंग मशीन क्या करता है,
सबसे पहले क्या करता है, गंदगी को साफ कर देता है। सबसे पहले क्या करता है, गंदगी को साफ करता है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का सबसे पहला काम तो ये होगा कि गंदगी को साफ करता है। ठीक है, इस होता क्या है, ये एक अगर आप देखेंगे ये अपकेंद्रीय बल, ठीक है, या केंद्रीय परासरण या अपकेंद्रीय बल, ठीक है, यह क्या है, तो एक प्रकार का इसको आप लिख सकते हैं, क्या है, यह आभासी बल होता है। ठीक है, यह आभासी बल है। आभासी बल, ये किस प्रकार का, अगर बोला जाए कि वॉशिंग मशीन से आभासी बल है, और करता क्या है, आभासी बल के कारण क्या होता है, इसमें एक समान और तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, होता क्या है, इसमें आभासी बल होता है, और जिसके कारण, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आभासी बल के कारण क्या करता है, यह समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, विपरीत दिशा में कार्य, बस इतना समझ लें। वॉशिंग मशीन जब वो घूमता है, ठीक है, जब वॉशिंग मशीन घूमता है तो क्या करता है, समान तथा विपरीत दिशा में आभासी बल के कारण वो क्या करता है, ऐसे ऐसे वो घूमता है ना। वॉशिंग मशीन कपड़ा डालेगी तो इस तरह से वो घूमता है। अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या हो जाता है कि आप इसको और एक कैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप और ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी गतिशील वस्तु से केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति। ठीक है, आप इसको और भी लिख सकते हैं कि गतिशील वस्तु का, क्योंकि वो इस तरह से जब घूमता है तो क्या होता है, केंद्र से दूर भागना, यानी गतिशील वस्तु जो है, गतिशील वस्तु की केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति। ठीक है, केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति। ओके, प्रवृत्ति क्लियर। केंद्र से इसकी क्या होती है, केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। केंद्र परासरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीय बल ऐसा एक आभासी बल है जो कि क्या करता है, समान तथा विपरीत दिशा में, इसका काम कैसा होता है, घूमता तो ऐसे ऐसे समान, लेकिन उसका काम क्या होता है, विपरीत दिशा में ये काम करता है। और गतिशील वस्तु की केंद्र से दूरी, जब ऐसा घूमेगा तो आप देखते हैं कि केंद्र से क्या होती है, उसकी दूरी जो है भागने की प्रवृत्ति होती है। भाग रहा होता है ना, गोल गोल घूमना क्या होता है, वो भाग रहा होता है। इसके अलावा इसमें आप और क्या कर सकते हैं, बाकी इसमें और ऐसा जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ऐसा तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, चलिए इसे इतना इसमें रहने दें। ठीक है, इसमें इतना ही रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा, सूर्योदय अगर सुबह उठने की आदत होगी तो, और नहीं भी अगर उठने की आदत है तो कभी कभी अमावस्या पूर्णिमा को भी होता है ना, इंसान कहते हैं कि वो कहावत है कि अमावस्या पूर्णिमा को ही चलो उठ तो जाया करते हैं। कभी कोई इंसान लेट से उठा तो आज अमावस्या पूर्णिमा लोग ऐसा पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी तो देखे ही होंगे सूर्योदय, है ना, कभी कभी दिख जाता होगा अगर सुबह लेट से उठते होंगे तो। और सूर्यास्त भी क्या होता है, जब सूर्यास्त भी होता है तो उस समय भी एक लालिमा दिखाई देती है। ठीक है, इस लालिमा से क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, जो लालिमा दिखती है उसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, यानी डिस्पर्सन है, स्कैटरिंग है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लालिमा का एक सीधा सा जवाब है स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग के कारण ऐसा होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जब सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्या होता है कि हमें वहां पर क्या होती है, एक लालिमा सी जो होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, लालिमा के कारण ऐसा होता है। लालिमा जो दिखाई देती है क्या होता है, ये क्या करता है, नीली रोशनी को। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बात, लालिमा की बात की गई है, तो नीली रोशनी को क्या कर देता है, आंखों तक पहुंचने से पहले ही क्या करता है, बिखेर देता है। जो नीली रोशनी होती है उसको आंखों तक पहुंचने से पहले ही, ठीक है, नीली रोशनी को क्या करता है, नीली रोशनी को आंखों तक पहुंचने से पहले ही क्या करता है, बिखेर देता है, बिखेर देता है, यानी उसकी क्या बिखेर देता है। ओके, नीली रोशनी को ओके क्या करता है, बिखेर देता है, बिखर जाती है, पहले ही बिखर जाती है, बिखर देता है, बिखर जाती लिखने ज़्यादा सही होगा। ठीक है, बिखर इज वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिखर जाती है। ओके, बिखर जाती है। बाकी इसका आंसर क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, और उसका अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, किसी चलती हुई वस्तु के वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा जो है उसकी वो दोगुना हो जाती है,
गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, भार जो है 2 गुना हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगा। बोला क्या है? यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी बोल रहा है कि v इक्वल्स टू 2v है। ठीक है, 2v है, और आपका यहाँ पर बोला जा रहा है चलती वस्तु के वेग को 2 गुना, गतिज ऊर्जा बोल रहा है ना, क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा पे सवाल बना हुआ है। त्वरण 2 गुना, त्वरण का तो कोई मतलब ही नहीं है, गतिज ऊर्जा को हमें देखना है। तो v दिया हुआ है, तो v क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता क्या है? k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पर हाफ m भी कितना दिया हुआ है? 2v स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 2v स्क्वायर दिया हुआ है। तो फाइनली अगर हम देखते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या है? ये 4k हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 2v स्क्वायर, यानी अगर हम इसे सॉल्व करें, कितना आंसर में कितना है? गतिज ऊर्जा 2 गुना है और गतिज ऊर्जा 4 गुना है। ठीक है ना, फिर भार 2 गुना है, तो यहाँ पे उसका मतलब ही नहीं है। तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 mv स्क्वायर टू 4 mv स्क्वायर। ओके, 4v स्क्वायर इंटू m, 4 mv स्क्वायर बाई 2, कितना आ जाएगा? ये 4 गुना है ना यहाँ पे, तो 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। ओके, हाँ, कितना आ जाएगा ये? 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर। ओके, 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4k आ जाएगा। ओके, तो इसमें कितना आ जाएगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि v कितना है? 2v है। ठीक है, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ यहाँ हो गया m, 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर को करते हैं तो कितना होगा? 4v स्क्वायर हो जाएगा। 4v स्क्वायर अगर होगा तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं वहाँ पे और शॉर्ट करते हैं तो 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? k है, तो कितना हो जाएगा? 4k, यानी गतिज ऊर्जा जो है कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी चलती वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया, अगर वेलोसिटी को, सपोज यहाँ पर अगर वेलोसिटी को 2 गुना की जगह 4 गुना लिखा रहता तो उसका प्रोसेस बस ये है, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस से करना है। ठीक है, ये प्रोसेस से करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या था? 4 गुना है। ठीक है, भार का कोई मतलब नहीं है, गतिज ऊर्जा पे ही है ना, काइनेटिक एनर्जी है, तो त्वरण तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, है ना, त्वरण का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि चलती वस्तु के वेग को, अगर वेग को किया जाए, v को बोला है, तो v से काइनेटिक एनर्जी ही हो जाएगा, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्त्री और पुरुष के ध्वनि में, ठीक है, अंतर है। स्त्री और पुरुष के ध्वनि में अंतर है, इसका कारण क्या है? क्या कारण है? मतलब बोला जाता है कि जो महिलाएं की आवाज होती है, महिलाओं की, वो कहती बहुत पतली होती है, सुरीली होती है। कभी किसी जेंट्स के बारे में कहा गया है ऐसा? अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं महिलाओं का मतलब ये कर रही हूँ कि पुरुषों का क्या बोला जाए, नहीं बोलना है, छोड़िए, रहने दीजिए, है ना। लेकिन ऐसा है कि लोग अगर खास करके जब कोचिंग वगैरह जाते हैं, ठीक है, अगर बात करने के लिए सपोज किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ नहीं मिला तो सोचा जाता है कि कैसे बात किया जाए, या नंबर वगैरह कुछ भी लेना हो तो उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या किया जाता है? दूसरे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत मीठी आवाज़ है ना। और अगर खुदा ना खास्ते कहीं से फ़ोन नंबर मिल भी गया तो फ़ोन पे भी लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं कि आवाज़ बहुत मीठी है आपकी। सामने वाला बंदा खुश, फिर वो रेगुलेटरी बन जाती है, और वो रेगुलेटरी वहाँ तो बन जाती है, वहाँ एकदम रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जहाँ जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वो कंटिन्यूटी के साथ ये जो बुक्स का कंटिन्यूटी है वो क्या होता है? डिस्कनेक्शन में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विद्युत की धारा जो है उधर काम करने लग जाती है। अब विद्युत की धारा अधिक काम करेगी तो क्या होगा? एट लास्ट फ्यूज हो जाना है, फ्यूज हो जाना है। लेकिन यहाँ का क्या होता है? यहाँ तो टोटल पावर कट ही हो जाती है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें। चलिए, तो स्त्री और पुरुष के ध्वनि में अंतर का कारण क्या है? ये ना थोड़ा गलत वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तारत्व होगा, जिसमें सारत्व बाय मिस्टेक है, तारत्व, ता है ये, तारत्व, ता, पिच, ये तारत्व में लिख दे रही हूँ, तारत्व। ओके, चलिए, तारत्व,
अब हम लोग आते हैं सवाल पे। स्त्री पुरुष के ध्वनि में अंतर का कारण क्या है? तारत्व, तारत्व यानी पिच, तारत्व पिच। ओके, क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन तारत्व, दूसरा है प्रावस्था यानी फेज, तीसरा है गुणता यानी क्वालिटी, एंड फोर्थ है प्रबलता स्टॉटनेस। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा कि आवाज में अंतर क्यों है? तारत्व का कारण है ना, तारत्व के कारण क्या होता है? तारत्व, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारत्व। ओके, तारत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर महिलाओं में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उसमें ये तारत्व जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण क्या होती है? आवाज पतली होती है, आवाज पतली होती है। और पुरुषों में क्या होता है? यही तारत्व जो पुरुषों में आप देख रहे हैं ये क्या होता है? ये कम होता है। पुरुषों में क्या होता है? तारत्व जो होता है पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण आवाज जो होता है, यहाँ लिखना जरूरी है, चलिए मैं लिख देती हूँ, आवाज मोटी होती है या भारी होती है, जो भी आप लिख सकते हैं, मोटी होती है। ठीक है, आवाज पुरुषों में बस इतना ध्यान रखिएगा कि कम होता है, महिलाओं में अधिक होती है। आवाज के इसी के कारण क्या होता है? आवाज में ध्वनि में जो होता है वो अंतर पड़ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसी के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की मात्रा को, ओके, रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो जो रेडियो धर्मी क्षरण है उसकी दर क्या होगी? अगर रेडियो एक्टिव कोई पदार्थ हो, कोई मतलब एक बोला जाए कि कोई भी इस तरह से एक सब्सटेंस है उसको अगर डबल कर देंगे तो रेडियो धर्मी की क्षरण जो होगी, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो कोलिजन होगा उसकी रेट क्या होगी? अपरिवर्तित रहती है, 2 गुना हो जाती है, आधा रह जाता है, 4 गुना हो जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ की अगर मात्रा 2 गुनी हो भी गई तो उसके क्षरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके कोलिजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण, समुद्र के जल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बिना ऑप्शन, इसके लिए तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है ना। इसके लिए क्या पाया जाएगा? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सबसे अधिक बोला है, सब सर्वाधिक मात्रा बोला है सोडियम क्लोराइड का। बाकी ऑप्शंस की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये नहीं पूछा है कि क्या क्या पाया जाता है, पूछा है कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण। वैसे तो अगर आप बोलेंगे तो फिर इसमें और भी आ जाएगा, है ना। अगर इसमें बात की जाए समुद्री की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है ना। इसके अलावा मैग्नीशियम जो सेकंड पोजीशन पे क्या बोल सकते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड पाया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर सोडियम क्लोराइड की पूछा जाए कि कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा है, तो ये मात्रा को भी ध्यान रख लीजिएगा, 77.8%। इसकी मात्रा 77.8% है। ठीक है, अब सोचिए कि अगर समुद्र में 78%, ठीक है, 77.8 को हम लोग 78% भी कंसिडर कर सकते हैं। जब इसकी मात्रा ही यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा ही समुद्र में इतनी अधिक है तो बाकी पे सवाल बन सकता है, बिहार तो बना ही सकता है ऑप्शन ई के चक्कर में। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इसके अलावा लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर अगर वो एग्जाम में दिया तो फिर ई होगा आंसर। ठीक है, चलिए मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार पूछा है तो किसने किया था? एफ.जी. बंटिंग, रॉबर्ट हुक, टी. स्वान, ब्राउन। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, एफ.जी. बेंटिंग ने किया था, एफ.जी. बेंटिंग ने किया था, एफ.जी. बेंटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 प्राथमिक रंग। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आविष्कार को लेकर के बीपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जितने भी आविष्कार यहाँ बताते चलूंगी उस सबको एक जगह लिख लीजिएगा। थोड़ा भगवान का भी आशीर्वाद रहा तो हो सकता है क्वेश्चन वहां से आ जाए आपके। ठीक है, जितने भी आविष्कार हैं उसको जब नोट बना रहे हो तो उन सभी को एक जगह लिखा कीजिएगा। चलिए, 2 प्राथमिक रंग है, लाल है और नीला है, तो इनके मिश्रण से कौन सा द्वितीयक रंग जो है प्राप्त होता है? किससे? लाल,
करना कुछ नहीं है, एक लाल और रंग ऐसे ही रंग को मिला के देख लीजिए तो कौन सा रंग आएगा उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो लाल और नीला रंग से क्या होगा, सफेद है, पीला है, यहाँ थोड़ा सा मजेंटा को ध्यान रखिए, ठीक है, मजेंटा, ये वर्ड हिंदी वाले को मत देखिएगा, ओके, मजेंटा, ओके। एंड लास्ट डी है हरा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब लाल और नीले के मिश्रण को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा रंग आएगा, सी, कौन सा रंग आएगा, सी, ठीक है। जब लाल और नीले के मिश्रण को से कौन सा रंग प्राप्त होता है, मजेंटा रंग होता है, मजेंटा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा जो है नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, जो गति करते हुए ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज का क्या मतलब है, कोई चीज गति करते हुए जो ऊर्जा दे रही हो तो उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। सबसे पहले वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। कौन सा नहीं है ये पूछा है, बोला है चलता हुआ हथौड़ा। अब चलता हुआ हथौड़ा, हथौड़ा क्या है, चल रहा है, मतलब उससे ऊर्जा, आप हथौड़ा ऐसे मारने के क्रम में ऐसे ऐसे कर रहे हो तो उससे ऊर्जा आ रही है, तो क्या होगा, कौन सा पूछा है, कौन सा नहीं है, ये तो हो गया, ये तो गतिज ऊर्जा है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है चलती हुई बंदूक की गोली, फिर अगेन उसमें क्या लग गया, चलती, मतलब ये जो वर्ड है चलती जो लगा, अगर एग्जाम में देगा, सपोज नहीं समझ में आ रहा होगा और देखेंगे अगर वहां लगा है चलता, चलती लगा है तो समझ जाएगा किस फॉर्म में है, वो गतिज ऊर्जा के फॉर्म में है, ओके, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ है बहता पानी, पानी भी बह रहा है, पानी भी बह रहा है, ओके, यानी ये भी चल ही रहा है, ठीक है। डी है खींचा हुआ धनुष, लेकिन हम जब धनुष को खींच करके रखे हैं, सपोज धनुष है उसको हमने खींचा हुआ है, खींचा हुआ है, खींचा मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, खींच करके रखा हुआ है, जब आप उसे छोड़ेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा, छोड़ने पे वो गति में आएगा, बट खींच के रखे हैं तो मतलब खड़ा है। कोई अगर मुझे खींच के ऐसे पकड़ के रखा रहे तो क्या होगा, जैसे मैंने इसे पकड़ा हुआ है तो ये भी पकड़ा हुआ है, खींच तो खींचने पे ये कुछ इसका गति शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, खींचा हुआ धनुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। क्योंकि जब धनुष को आप छोड़ेंगे, धनुष को छोड़ने पे तो क्या होगा, धनुष को छोड़ने पे ही तो वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी ना। धनुष को जब आप छोड़ेंगे उसके बाद ही क्या होगा, धनुष जब तक खड़ा है यानी स्थितिज ऊर्जा में है, और जब उसको छोड़ेंगे तब वो गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर धनुष हो गया, धनुष जो बाण होती है वो, और डोरी, तीनों की तीनों किसमें है, तब वो आएंगे किसमें, गतिज ऊर्जा में आएंगे। अभी तीनों क्या है, स्थितिज ऊर्जा में है, ओके। चलिए पीतल निम्न में से किन दो धातुओं का मिश्रण है, पीतल, तो ऑप्शन है तांबा, लोहा, जस्ता, निकेल, ओके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ एक क्वेश्चन और, मैंने कहा एक जो आपका आविष्कार किसने किया है, फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का, इंपॉर्टेंट पे लिख लीजिए कि जहां से क्वेश्चन है जो हमेशा पूछ देता है, ठीक है। एक हो गया वो आविष्कार, दूसरा मिश्रण पूछता है, ठीक है। अब मिश्रण इतना आसान सा पूछ लेता है वहां पर कि वो आसान वाला ही क्या होता है, बच्चे गलत करके चले आते हैं, क्यों, ऑप्शन ई के चक्कर में, ठीक है। तो इसको भी एक अपने जो पॉइंट्स में देखिए कि साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पर है, जो क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है तो मिश्रण पूछ लेता है, ठीक है। क्योंकि उसको सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ देगा, कुछ आसान देगा, और आसान ज्यादा होते हैं। 30 क्वेश्चन को करीब करके आना है ना, 30 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये सोच के चलिए 30 तो नहीं, लेकिन हाँ 28 हमारा सही हो जाए, ओके। तो पीतल निम्न में से किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा, लोहा, जस्ता, निकेल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीतल किसका हो जाएगा, पीतल किसका हो जाएगा, ऑप्शन है 1 और 2, यानी तांबा और लोहा। लोहा का तो कोई मतलब ही नहीं है पीतल में, तो जहां जहां भी 2 ऑप्शन है सबसे पहले उसको कट कर देना है, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या फिर, तांबा और जस्ता, है ना, तांबा और जस्ता, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बोला है, यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल है मतलब मेड बाय मैन, है ना। आर्टिफिशियल अगर बात कर जा रही है तो इट्स मेड बाय मैन, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो कौन सा बोला है जो कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तालाब, आपको लगता है कि तालाब मनुष्य तो नहीं बनाता, हाँ कभी कभी वो तालाब खुदवाता अलग चीज है, लेकिन वो तालाब जो है अगर मेनली बोला जाए तो वो क्या है, वो खुद से नेचुरल चीज है तालाब, है ना। वन नेचुरल है, घास का मैदान नेचुरल, लेकिन धान का खेत, धान का जो खेत होता है, आप धान बोएंगे तभी तो वो खेत धान का खेत कहलाएगा। खेत हो सकता है, खेत आपका नेचुरल है, लेकिन धान का खेत स्पेशली कोई फसल को लेकर के बोलना तो वो क्या आएगा आपके, धान का खेत। क्वेश्चन को भी सब समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो फसल क्षेत्र है, ठीक है, इसमें क्या है, फसल क्षेत्र, ओके।
जो फसल क्षेत्र है, फसल क्षेत्र, फसल, धान का क्षेत्र क्या हो गया, एक फसल क्षेत्र हो गया, फसल को लेकर के बात की जा रही है, ठीक है। फसल क्षेत्र, तो ये किस में आएगा, फसल क्षेत्र है तो ये किस में आएगा, फसल क्षेत्र है तो ये किस में आ जाएगा, यह फसल क्षेत्र है, यानी ये जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। मैं चलिए हम शायद यहाँ पे कुछ हाँ ठीक है, चलिए ओके ठीक है। धान का खेत क्या है, यह एक कृत्रिम है, धान का खेत क्या है, कृत्रिम फसल जो पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब नहीं होगा, तालाब क्या होता है, खुद से खुद से बना हुआ तालाब हो गया, वन हो गया, घास का मैदान हो गया, लेकिन धान का खेत हो गया, इसको क्या किया जाता है, मैंने कहा ना, मेड बाय मैन, ये हो गया। या फिर आप देखेंगे चिड़ियाघर, जू हो गया, है ना, या आपका वनस्पति उद्यान हो गया, या मछली घर, एक्वेरियम, ये सब क्या है, ये सब के सब, अगर ऑप्शन में सपोज इसकी जगह मछली घर दे दिया या आपका चिड़ियाघर, ये सब के सब क्या होंगे, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हैं, ठीक है, जिसको किस लिए, जैव विविधता की संरक्षण के लिए बनाया जाता है ना। ओके चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ओके मैं चेक करती हूँ, ठीक है चलिए ठीक है, धान का खेत आ गया, आंसर पे क्लिक हो गया, धान का खेत, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रिटियम एक समस्थानिक है, ट्रिटियम एक क्या है, समस्थानिक है, ट्रिटियम, ओके किसका है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिटियम किसका है, ट्रिटियम किसका है, हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है, यानी आइसोटोप है। एक्चुअली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, और कौन कौन से हैं हाइड्रोजन का आइसोटोप, एक है प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है, इस प्रोटियम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटियम यानी हो गया आपका प्लस H या H, ओके। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं H या D फॉर ड्यूटेरियम हो गया। एंड थर्ड है ट्रिटियम, यहाँ आप देख रहे हैं ना, ट्राइटियम या ट्रिटियम, ओके, कहीं कहीं आपको ट्राइटियम भी लिखा हुआ मिलेगा, ट्राइटियम या ट्रिटियम, ओके। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H या T, ओके। तो हाइड्रोजन, अगर अभी सपोज क्वेश्चन में ट्रिटियम दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपसे सवाल में या तो ट्रिटियम ही पूछ ले, या प्रोटियम पूछ ले, या ड्यूटेरियम पूछ ले, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 समस्थानिक हैं, ओके, 3 आइसोटोप से, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कैंसर के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली नोबल गैस, कैंसर के उपचार में कौन सा नोबल गैस का यूज किया जाता है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जेनन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इसमें से एक भी इसका आंसर नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है क्या, तो कैंसर के उपचार के लिए जो उपयोग किया जाता है वो रेडॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, रेडॉन यानी RN, जिसका अगर बात किया जाए परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर की, अगर इसकी बात की जाए एटॉमिक नंबर की, ओके, इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए, इसका एटॉमिक नंबर भी ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर, ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 86, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तपेदिक किसके कारण होता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु यानी माइकोबैक्टीरियम, और कौन सा जीवाणु है वो, उसका नाम लिख ले, माइकोबैक्टीरियम, ओके, माइकोबैक्टीरियम जीवाणु, ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम के कारण, जीवाणु कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम, इसके कारण क्या होता है, टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, टेलीविजन नहीं, बी विजन नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। अमलगम की एक आवश्यक धातु कौन सी है, अमलगम की आवश्यक धातु पूछा है,
धातु कौन सी है? कोई धातु यानी एनी मेटल, मेंटल लिख दिया, सॉरी ये मेटल होगा यहाँ पर, ये मेटल होगा यहाँ पर। थोड़ा मिस्टेक को अगर कहीं भी हो ना, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई कर लीजिएगा, ओके? अगर कहीं पे आप लोगों को लगता है तो अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करके उसको थोड़ा सही देख लीजिएगा। कोई क्षार धातु यानी एनी अल्कलाई मेटल, तांबा, कॉपर, पारा, मरकरी। तो बोला है अमलगम की धातु कौन सी है? एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पारा होगा। और कैसे होगा वो देख लीजिए, पारा होगा, ठीक है। इस पे बोला है आवश्यक धातु कौन सी है? आवश्यक धातु होता क्या है? जो दंत अमलगम होता है उसमें आपका सिल्वर, ठीक है, दंत अमलगम जो होता है उसमें क्या होता है? ये जो दंत अमलगम मैं लिख दे रही हूँ, एक दंत अमलगम होता है, ठीक है। दंत अमल अधिकांश बोल सकते हैं अमलगम में, दंत अमलगम में प्रयोग किसका किया जाता है? इस दंत अमलगम में प्रयोग किया जाता है, या इसको बोला जाता है दंत अमलगम को सिल्वर अमलगम भी बोला जाता है, ठीक है, सिल्वर अमलगम। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दंत अमलगम को क्या बोला जाता है? सिल्वर अमलगम, ओके, सिल्वर अमलगम भी बोला जाता है। अब इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, दंत अमलगम या सिल्वर अमलगम, ठीक है। इस नाम से समझ में आता है कि अगर सिल्वर है तो वहां पे क्या प्रयोग हो रहा है? चांदी का, ठीक है। तो यहाँ प्रयोग किसका हो रहा है? प्रयोग किसका हो रहा है? प्रयोग चांदी। और चांदी जो है, आप चांदी को लिख सकते हैं, जो क्या करती है? चांदी पारा के साथ प्रतिक्रिया करती है। चांदी जो है पारा के साथ प्रतिक्रिया करती है, इसलिए बोला गया है कि अमलगम की जो आवश्यक धातु है वो क्या है? पारा है, ठीक है। चांदी क्या करती है? पारा के साथ प्रतिक्रिया, ये ध्यान रखिएगा, ओके। चांदी पारा के साथ प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याख्या यानी स्टेटमेंट जो बताती कि सभी आकाश गंगाएं जो हैं हमसे दूर जा रही है, ओके। तो क्या क्या दिया गया है इसमें? इसमें क्या क्या दिया गया है? कौन सी व्याख्या बता रही है? व्हाइट ड्वार्फ, रेड शिफ्ट, न्यूट्रॉन तारा और आप क्या है लास्ट है? ब्लैक होल, है ना, ब्लैक होल। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रेड शिफ्ट। एक्चुअली आकाश गंगा में क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा सौर मंडल किस में रहता है? अगर बात की जाए इस आकाश गंगा में, आकाश गंगा क्या होता है? सौर मंडल इसी में है। सौर मंडल वो क्या है? इसी में है। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? वो इसी आकाश गंगा में है। सौर मंडल किस में है? जिससे हमारा क्या है? सौर मंडल स्थित है, ठीक है। और ये क्या करता है? जो आकाश गंगा है, इस सौर मंडल से लेकर के अगर बोला जाए कि लंबी जो रेडियो तरंगे हैं ना, उसको ये जो लंबे रेडियो तरंग होते हैं उसको आप बोल सकते हैं कि इसको ये हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि इसको विस्थापन करना, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि इससे जो आकाश गंगा हमसे जो दूर जा रही है, तो जो लंबे जो रेडियो तरंग निकलते हैं उसको क्या करते हैं? विस्थापित कर देती है, ठीक है। उसको क्या करती है? विस्थापित कर देती है, ठीक है। प्रकाश का जो इस आकाश गंगा से क्या होगा? प्रकाश का लंबा जो है रेडियो तरंग निकलेगा, उसको ये विस्थापित कर। तो खैर उसमें भी आप नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या कंफ्यूजन हो जाएगी, पूरा मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा आकाश गंगाओं को लेकर के, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर आकाश गंगाएं से क्या होता है, या आकाश पिंड जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। आकाश गंगा हो गया, और आकाश पिंड ऐसे क्या होगा? प्रकाश का एक लंबा जो रेडियो तरंग निकलता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? उसको क्या किया जाता है? तरंगे की ओर विस्थापित होती हैं। जो प्रकाश की तरंगे होती है ना, उसकी ओर ये विस्थापित होती है। तो ये जो व्याख्या है किसके द्वारा है? ये रेड शिफ्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये व्याख्या रेड शिफ्ट का है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व का लवण आतिशबाजी के लिए रंग प्रदान करता है? आतिशबाजी, क्वेश्चन क्या क्या दे दिया है? आतिशबाजी में कौन सी तत्व का लवण आतिशबाजी के लिए रंग प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या दिया गया है? बेरियम है। नेक्स्ट है क्रोमियम, निकेल होगा, ठीक है, निकेल जो, और फिर है स्ट्रोंसियम, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली इसमें राइट आंसर 2 है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 से अधिक होगा, ठीक है, 1 से अधिक होगा, क्योंकि इसमें 2 आंसर है। और 2 आंसर कौन कौन से हैं? एक बेरियम दिया हुआ है, एक स्ट्रोंसियम दिया हुआ है। ये दोनों इसके आंसर हैं। कैसे? हमें कुछ कुछ पॉइंट्स को लिख दे रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो स्ट्रोंसियम देख रहे हैं आप, इस स्ट्रोंसियम कार्बोनेट में, ठीक है, स्ट्रोंसियम कार्बोनेट यहाँ लिख दे रही हूँ, कार्बोनेट, इस स्ट्रोंसियम कार्बोनेट, ओके। जब यह किस तत्व का लवण जो है आतिशबाजी के लिए रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो स्ट्रोंसियम कार्बोनेट को जब आप मिक्स करते हैं तो इससे क्या होगा? लाल आतिशबाजी होती है, ठीक है, लाल आतिशबाजी, या आप उसको बोल सकते हैं फायरवर्क्स, ठीक है, आतिशबाजी या
फायरवर्श, ओके, आतिशबाजी, लाल, इससे क्या होता है लाल रंग, ठीक है, किससे, स्ट्रोंशियम से लाल रंग होता है। अगर बात की जाए बेरियम की, ओके, तो बेरियम से क्या होता है हरी, बेरियम, बस मैं कलर लिख दे रही हूँ, ठीक है, हरी। अगर आप बेरियम को मिलाते हैं तो क्या होगा, हरी आतिशबाजी होगी, और स्ट्रोंशियम को मिलाएंगे तो लाल आतिशबाजी होगी, ओके। अब बात आती है नेक्स्ट, अगर हम मिलाएंगे कैल्शियम क्लोराइड को, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ओके। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो कौन सी होगी, नारंगी आतिशबाजी होगी। इन सभी पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे नहीं दिया है तो क्वेश्चन ऐसा ना बने। अगर बात की जाए सोडियम नाइट्रेट को मिलाते हैं तो, ठीक है, सोडियम अगर नाइट्रेट को मिलाएंगे, सोडियम नाइट्रेट को, तो क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट को मिलाने पर, सोडियम नाइट्रेट अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर पीला, पीला आतिशबाजी, ओके। तो कौन कौन सी हो गई, हरी हो गई आपकी, पीली हो गई, नारंगी हो गया, और आपका नीला, नीला हुआ, नीली आतिशबाजी नहीं, हाँ। अगर आप कॉपर को मिला देते हैं, क्रोमियम है ना, अगर आप कॉपर को मिला दें, अगर आप कॉपर, कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर के साथ आप यहाँ पर क्लोराइड कर लें, कॉपर क्लोराइड, ओके, इसको मिला देंगे तो नीली हो जाएगी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपके पास ये हो गया, एक हरी रंग हो गया, दूसरा नीली रंग, कि किसको मिलाने से कलर जो है आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बस इन सभी सवालों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कौन कौन से हैं इन पॉइंट्स को लिख लें, ठीक है, इन पॉइंट्स को लिख लें। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ओके, ब्लू बेबी सिंड्रोम का देख लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है नाइट्रेट, सी फ्लोरीन, डी सीसा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये पूछा है, इसके लिए नाइट्रेट, उत्तरदायी कौन सा है, नाइट्रेट है। ये क्या करता है, नाइट्रेट से क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे नाइट्रेट से क्या है, दूषित पानी, दूषित पानी। तो एक करता क्या है ये दूषित पानी, ठीक है, क्या करता है, ऐसा ये पीने वाला नाइट्रेट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, नाइट्रेट युक्त पानी पीने से जो क्या बनता है, ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है, ठीक है। पीने के बाद क्या करता है, ये नाइट्रेट जो है, दूषित पानी को अगर आप पिएंगे, दूषित पानी को पीने के बाद ये करता क्या है कि जो नाइट्रेट है, आप यहाँ इस नाइट्रेट को देख रहे हैं, इसको क्या कर देता है, यह नाइट्राइट में बदल देता है, नाइट्राइट में, ओके, नाइट्राइट में बदल देता है, नाइट्राइट में, ओके, नाइट्राइट में बदल देता है। नाइट्रेट है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेट है, इसको यह नाइट्राइट में बदल देता है, दूषित पानी, ओके। जब बच्चे इसको, तो उससे क्या होगा, कौन, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी जो बोला गया है ना सिंड्रोम, तो उससे त्वचा का जो रंग है, ठीक है, इससे क्या होता है, अब इन सभी कारणों से क्या होगा, जो बच्चे का त्वचा का रंग होता है, त्वचा का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है, त्वचा का रंग नीला। और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसलिए इसको बोला गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ओके। क्या बोला गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या सियानोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं सियानोसिस भी, क्योंकि बाई चांस अगर सवाल कभी यहाँ रहे, सियानोसिस, ओके, सियानोसिस भी लिख लें एक वर्ड, सियानोसिस, ओके, सियानोसिस एक वर्ड को भी लिख लें, सियानोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरोफिल में मौजूद एक तत्व है, क्लोरोफिल में क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है ना। ये क्वेश्चन बहुत आम है, लेकिन बीपीएससी में पूछता रहता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, कोबाल्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या रहता है उसमें, मैग्नीशियम रहता है, बस। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। और प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, प्रकाश की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, प्रकाश तीव्रता की एसआई इकाई कैंडला। एक चीज और ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट पे आप लोग लिख लें कि जो क्वेश्चन जहां से अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं, थर्ड पॉइंट पे आप लोग लिख लें इस मात्रा को लेकर के, यानी इसकी यूनिट को लेकर के, इकाई को लेकर के पूछ लेता है, ठीक है, यूनिट पूछ लेता है, ये इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी लिख लें आप लोग। एक आपका सेक्शन ये भी रहेगा साइंस का, जहां से क्वेश्चन बनता है। फिर दूसरा क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि को लेकर के पूछ लेता है, इसे भी एक यूनिट में मेंशन कर लें, ठीक है। तो पूछा है कि कौन सा सदिश राशि है, ऑप्शन क्या क्या है, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, त्वरण, रेखीय संवेग, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपके राइट आंसर में क्या आएगा, विद्युत धारा है, विद्युत क्षेत्र है, त्वरण है, रेखीय संवेग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेखीय संवेग। तो हाँ, एक से अधिक, ठीक है, इसमें एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई,
ऑप्शन ई, एक से अधिक। एक से अधिक कौन कौन से हैं सदिश राशि, वो देख लेते हैं कौन कौन सा है। त्वरण भी है और रेखीय संवेग भी है। एक छोटा सा ट्रिक दे देती हूँ कि जिस किसी शब्द में वो आ जाए, जिस शब्द में, ठीक है, वो आता हो, वो आता है, ठीक है, उसको आप ये मान के चलिएगा कि उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि। जिस शब्द में वो आ जाए उसको हम सदिश राशि बोलेंगे। जैसे त्वरण हो गया, वो है। रेखीय संवेग है, ये इसमें भी वो है। ओके, अब इस वो का भी कुछ अपवाद है, एक्सेप्शनल है कि उसमें वो रहने पर भी वो अदिश राशि कहलाता है। सदिश में मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा का भी क्या होता है, डायरेक्शन भी पता हो और उसका मात्रा भी पता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जिसमें डायरेक्शन नहीं पता है, डायरेक्शन लेस हो, तो उसे हम अदिश, दिशा का ज्ञान ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेकिन ट्रिक को थोड़ा सा आसान किसी को समझ में आ जाए, इसमें भी अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से वर्ड हैं कि उसमें व होने के बावजूद भी इसमें भी, इस व में भी अपवाद है। तो कौन कौन सा वर्ड है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, विद्युत की धारा और विद्युत का क्षेत्र, ये दोनों किस में आते हैं, अदिश राशि में आते हैं। ठीक है, इस अपवाद में ये दोनों क्या है, अदिश राशि में। इसके अलावा और कौन सा अपवाद है हम बोल सकते हैं, इसके अलावा अपवाद हम बोल सकते हैं घनत्व को। ठीक है, घनत्व क्या है, इसमें भी वो है, लेकिन ये आता किस में है, वो होने के बावजूद ये आता किस में है, अदिश राशि में है, घनत्व। दूसरा कौन सा है, दाब। ठीक है, और ये वही सवाल पूछता भी है इन्हीं में से, जब देखेंगे भी क्वेश्चन भी इसी से पूछेगा। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए विद्युत धारा पूछा है, विद्युत, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, एक से अधिक होगा तो एक से अधिक में विद्युत धारा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपोज अगर यहाँ पर हमें विद्युत धारा के ऊपर ही करना होता तो क्या आंसर होता। ठीक है, तो ये कुछ इसके अपवाद हो गए, द्रव्यमान हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, मास, ये सभी के सभी अदिश में आ जाएंगे, यानी ये अपवाद हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, अपवाद शब्द है, अपवाद, कि वो होने के बावजूद भी ये अदिश में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो जी का मान क्या होगा। हमें ये पता है कि जी का मान जो है, सपोज ये पृथ्वी है, ठीक, सॉरी, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, और ये हो गया पोल, पोल। तो जी का मान जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जी का मान, यानी इस पोल पर जी का मान क्या होगा, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। ठीक है, इस पोल पर जी का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ जी का मान, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, पोल पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि सबसे कम कहाँ होगा, तो ये विषुवत रेखा हो गया, यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत पर क्या होता है, विषुवत पर सबसे कम, सबसे कम हो गया विषुवत पे। ठीक है, विषुवत पे क्या हो गया, सबसे कम हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, अगर ये घूमना बंद कर दे, सपोज ये अगर ये बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, तो ध्रुव को छोड़ करके क्या होगा, पूछा है जी का मान क्या होगा, तो ध्रुव को छोड़ करके, यानी ये ऊपर वाले हिस्से को छोड़ करके क्या होगा, जी का मान क्या होगा, पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक है यहाँ पर, ये कम है। तो अब पृथ्वी घूम रही है तभी तो कम और अधिक क्या हो रहा है, पृथ्वी के घूमने से ही हो रहा है। लेकिन पृथ्वी अगर घूमना ही बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, राइट आंसर बढ़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दें, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। चलिए, तो आज के सेशन का ये क्लास, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई सुझाव देना हो, चूंकि ये आज मैंने फर्स्ट क्लास लिया है साइंस का आप लोगों का इस पे, ठीक है, अगर कोई सुझाव देना हो तो बिल्कुल बेहिचक आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कॉल करना हो तो मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट साइंस के सेशन में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड नाइट बोलूँ, चलिए गुड नाइट। ओके।